नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। चलिए बात करते हैं आज हम जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी की। बताना चाहेंगे आपको इस क्रम का यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात करें यूपीएससी की तो इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना रहता है और प्री में भी रहता है। इसी प्रकार एमपीपीएससी की प्री यूनिट 7 में ये दे रखा है। देन मेंस के पेपर 3 यूनिट 9 में भी हमें जैव विविधता को पढ़ना रहता है। तो चलिए उसी क्रम में हम इसकी बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो हमारा वीडियो है ये हमारा एमसीक्यू फॉर्म में है। हम एमसीक्यू फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट आपको फैक्ट कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम सब कुछ पढ़ सकें। हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईची लक्ष्य को कहाँ स्वीकार किया गया था। आईची लक्ष्य को समझने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा, तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि आईची लक्ष्य किससे संबंधित है, तो हमारा सीधा सा आंसर होना चाहिए जैव विविधता से संबंधित। चलिए हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। हम बात करते हैं 1992 की, जब ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर जैव विविधता से संबंधित एक कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया गया था जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CBD अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। भारत भी इसका जो है एक पक्षकार और पार्टी है। तो CBD में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है 3 चीज़ें आती हैं। CBD के अंतर्गत बेसिकली 3 चीज़ें आती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें आती है? तो एक है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। सेकेंड है आपका नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। और तीसरा है आईची लक्ष्य, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, आईची लक्ष्य या आईची टारगेट्स। तो जो 2010 में तो ये 3 जो है चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? CBD के अंतर्गत आती है। तो हम आईची टारगेट्स की बात करें तो आईची टारगेट्स को कहाँ किया गया था? तो इसको स्वीकार किया गया था अक्टूबर 2010 में नागोया जापान में। ठीक है, आईची लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। बेसिकली आईची लक्ष्य की जो संख्या है वो 20 है, अर्थात 20 ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें जैव सुरक्षा के संरक्षण को जो है सुनिश्चित किया गया है। इसकी 5 कैटेगरी बनाई गई है, रणनीतिक कैटेगरी ABCDE इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हम 20 पॉइंट की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट यदि आप CBD के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है हम हमारा सब्जेक्टिव लेक्चर लेकर आएंगे। तो अभी के लिए आई थिंक हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नागोया जापान में आईची लक्ष्य को अपनाया गया था और ये जैव विविधता से संबंधित है और जैव विविधता के संरक्षण को जो है सुनिश्चित करते हैं आईची लक्ष्य। और कब? 2010 में। चलिए इतने फैक्ट याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अनुपूरक बारहसिंगा की प्रजाति को मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित किया गया है या फिर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बारहसिंगा की अगर बात आती है तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर बूढ़सिंह द बारहसिंगा ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर जस्ट अभी हम लेकर आए हैं, तो वो है नागोया, जो कि जापान में आता है। ठीक है, नागोया जापान में हुआ था। आगे हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अर्थात CBD कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरिया के सम्मेलन में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इन सीटू कंजर्वेशन में निम्न में से क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है समझने से पहले हमें सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन को समझना होगा। जैव विविधता के संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टर्मिनोलॉजी चलती है। एक चलती है इन सीटू कंजर्वेशन
कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय कंजर्वेशन, और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम पहली बात तो जैव विविधता संरक्षण को समझ रहे हैं। जैव विविधता अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की संख्या तथा उनके बीच का पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम जो हमारे प्लांट से, जो एनिमल से, वन्य जीव हैं, उनका ही संरक्षण करेंगे। तो जब जंतुओं, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है तो इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती है। हानिकारक कारकों को उपचार करके प्रजातियों के लिए स्वस्थ पारितंत्र का निर्माण किया जाता है। अर्थात हम मान रहे हैं कि पर्टिकुलर इस एरिया में मान लीजिए कि बहुत सारे जो है जीवों की प्रजातियां है, जंतुओं की, वन्य जीवों की या प्लांट्स की प्रजातियां हैं, तो हम चाह रहे हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करके मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दे। तो सिंपल सी बात है, जैव विविधता का संरक्षण होगा। और भी कई जो है उपाय किए जाते हैं जो कि इनको हानिकारक, जो इनके लिए हानिकारक फैक्टर्स होते हैं उसको जो है ट्रीटमेंट करके हम वहाँ पर सुरक्षित करते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन को अगर हम इन शॉर्ट एक लाइन में कहें तो जीव जंतु वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक स्थान में ही संरक्षण देना क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे कि नेशनल पार्क, अर्थात कहीं पर जो जंगल वाला एरिया उसको प्रोटेक्ट कर दिया तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। अभ्यारण्य, तो ये भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जैवमंडल आगार जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वो भी इन सीटू के कंजर्वेशन में आता है। पवित्र उपवन एवं झीलें जो है वो भी इन सीटू कंजर्वेशन में आती है। और समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार भी जो है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीन बैंक और वनस्पति उद्यान। बॉटनिकल गार्डन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मुझे कहीं पे बॉटनिकल गार्डन लगाना है तो मैं किसी एक एरिया में, किसी एक जगह पर जहाँ पर मुझे सुविधाजनक लग रहा है वहाँ पर हमने जो है बॉटनिकल गार्डन खोल लिया है। और अब कुछ ऐसे प्लांट हैं स्पेशल जो विलुप्त हो सकते हैं या जहाँ पर मुझे उसका संरक्षण करना चाहिए, तो उस दूसरी जगह से जो है वहाँ पर लाकर हम उसको क्या कर रहे हैं? ग्रो करवा रहे हैं, उसको सेफ रख रहे हैं। इसी प्रकार जीन बैंक भी रहता है। यहाँ तक कि विदेशी प्रजातियों को भी यहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर उनके बाहरी परिवेश में जो हम कंजर्वेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इन सीटू कंजर्वेशन में निम्न में से क्या नहीं आता है, तो हमारा उत्तर है जीन बैंक और बॉटनिकल गार्डन। तो क्या क्या आता है? अब यहाँ पर नहीं वाला इंपॉर्टेंट नहीं था फैक्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीवमंडल आगार अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार। हम समुदाय आगार, संरक्षण आगार को आगे आपको समझाते हैं। चलिए, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो बिल्कुल, जब जीवों अर्थात जीव जंतु एवं पौधों को उनके बाहरी परिवेश में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से जहाँ पर जो है संरक्षित किया जाता है तो उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे आपने चिड़ियाघर का नाम सुना होगा। चिड़ियाघर क्या कहीं पर भी खोल लेते हैं, उनको वो वाली कंडीशन उपलब्ध कराई जाती है, खाना पीना उनको जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। नहीं आता है उसके तो हम बाद में बात कर ही लेंगे। तो सिंपल सी बात है, नहीं आता तो उसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, नेशनल पार्क, क्योंकि जस्ट अभी हम जो है इन सीटू कंजर्वेशन समझ कर आए हैं। तो चलिए, क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। बीज बैंक, ठीक है, बीजों को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन अर्थात इसको निम्न तापीय संरक्षण कहते हैं। वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर जो है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सीटू एक्स सीटू आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिसाई, जो कि कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में आता है। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जीन कार्बेट उद्यान, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। 1936 में बना था और ये जो है उत्तराखंड में आता है। विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान कहाँ पर है? तो किबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में आता है।
सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और हमने इसको यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो सलीम अली पक्षी विहार, यहाँ पर ध्यान देना, पक्षी विहार कहाँ पर आता है? गोवा में आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेशनल पार्क है तो जम्मू कश्मीर, और अगर पक्षी विहार है तो गोवा में। चलिए, भारत का पहला संरक्षण अगार कहाँ पर स्थित है? तो हम अगर बात करें समुदाय अगार की अर्थात कम्युनिटी रिजर्व की, तो वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, वैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ था, तो हम यहाँ पर 2002 की बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अधिकारित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य व संरक्षण अगार अर्थात कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है, उसको राज्य सरकार क्या है, समुदाय अगार जो है घोषित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर दो कंसेप्ट हमें समझना है। समुदाय अगार क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, इसको क्या है, इसको जो है घोषित कौन करता है? कोई व्यक्ति विशेष या संस्था करती है। ठीक है, अर्थात ऐसा भाग जो कि नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व में नहीं आता है और ऐसा लगता है कि नहीं इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, तो कोई भी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा उसको समुदाय अगार घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम संरक्षण अगार की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा अधिकारित भूमि क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र से संलग्न है, स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श करने के बाद जो लैंडस्केप होते हैं, समुद्री क्षेत्र, जीव जंतु, वनस्पति के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो संबंधित क्षेत्र है उसको संरक्षण अगार घोषित किया जा सकता है। और इस प्रकार का पहला संरक्षण अगार जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो तिरुनेलवाली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, भारत का पहला संरक्षण अगार खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं? ठीक है, आप सभी समझते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन, या हम इसको कहें इको सेंसिटिव जोन, जो होते हैं संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। और जो इको सेंसिटिव जोन है संरक्षित क्षेत्र में शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करता है। और जो इसको सबसे पहली बात तो इसके आंसर पे आए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छाता अधिनियम भी कहते हैं, 1986 के तहत जो है इसको घोषित किया जाता है। भारत में, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका हमारा आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो इसमें 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। तो वर्ग 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, मैंग्रोव क्षेत्र, कोरल रीफ, क्रिक्स, समुद्री घास, एल्गी, एस्चुरियम, लेगून संरक्षित किए जाते हैं। सेकंड के अंतर्गत द्वीपों जो द्वीप होते हैं उनके समुद्री पारितंत्र को सुरक्षित किया जाता है। और थर्ड जो होते हैं रेतीले अर्थात जलीय भाग के रेतीले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो भारत में जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूर भारत के दक्षिणी अंडमान क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में कोरल रीफ और कछुओं की प्रचुरता पाई जाती है। अगर हम बात करें गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, गहीरमाथा काफ़ी फेमस रहता है जो ऑलिव कछुए हैं उनके लिए। ठीक है, ऑलिव रिडले प्रजातियों के कछुए के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय बॉटनिकल गार्डन जो है कोलकाता में, यह भारत का पहला बॉटनिकल गार्डन है। चलिए, और अगर हम इसकी बात करें कुल मिलाकर ये जितने भी बॉटनिकल गार्डन आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम भारत के प्रमुख पर्यावरण से संबंधित जो भी संस्थान हैं, चाहे वो जंतुओं से हो या प्लांट से हो। जंतुओं से संबंधित नेशनल पार्क का तो हम लेकर आ चुके हैं, तो प्लांट से संबंधित लेके आएंगे। इसी प्रकार से इंटरनेशनल जो है वो भी हम लेकर आएंगे। चलिए, अब भारत की अगर हम बात करें तो कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में? तो हम बात करते हैं भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और भारत के कुल आरक्षित एक्चुअल में आरक्षित नहीं है, भारत के कुल जो रिजर्व क्षेत्र हैं, बायो रिजर्व क्षेत्र हैं,
बायो रिजर्व क्षेत्र में से कितने यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो इसका आंसर है हमारा 12 और 12वां जो है वो पन्ना था। पन्ना मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसको शामिल किया गया था 12वें नंबर पर, किसमें? जैव आरक्षित क्षेत्र में। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये भी जो है प्राकृतिक जो जीव जंतु होते हैं उनको सुरक्षित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग करने के लिए जीवमंडल आगार को जनरली जो है 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये जनरली वही नेशनल पार्क या सेंचुरी में जो है संरक्षित एक कुछ एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम जीवमंडल आगार या बायोस्फीयर की संज्ञा देते हैं। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। बीच का भाग होता है, इसको हम बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन में मानव बस्ती अलाउ नहीं होती है, ठीक है। और इस कोर जोन में जो है वन्य प्राणियों के रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी व भोजन उपलब्ध रहता है। वन्य प्राणियों व वन क्षेत्र का सर्वाधिक घनत्व जो है जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको मॉनिटरिंग या शोध कार्य की अनुमति होती है जो कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हो, ठीक है। मानव क्रियाकलाप यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं। तो ये कोर रीजन होता है। इसके अलावा जो इसके बाहर का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बफर जोन। तो इसमें जो है इस जोन का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहता है। यहाँ पर्यटन, शोध कार्य व पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण आदि कार्य की अनुमति होती है। यह सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, ठीक है। तो ये होता है। और तीसरा फिर जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन या संक्रमण जोन। ये सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन व टिकट आदि हाउस स्थित होते हैं। तो ये ट्रांजिशन जोन की बात रही। अगर हम बात करें भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात चलिए तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में फैला हुआ है, 1986 में स्थापित किया गया था और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसे सन 2000 में जो है यूनेस्को में की लिस्ट में शामिल किया गया था। और ये भी भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और यूनेस्को की 12वें नंबर की लिस्ट में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। इतना ध्यान रखना है। अगर हम कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व के नाम आपको बता देते हैं, जैसे नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, सिम्पलीपाल, डिब्रू सिखोवा, दिबांग, पचमढ़ी, कच्चनजंगा, अगस्तमलाई, अचान कभार, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कोल डेजर्ट, शेषाले बायो रिजर्व, इस प्रकार से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कुल मिलाकर हमारे भारत में स्थित है। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लेके आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। IUCN द्वारा 1963 पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इस बुक का जो प्रकाशन है कौन करता है? IUCN करता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1963 से कर रहा है। इसमें 9 प्रकार की सूची होती है और इसमें ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जो खतरे में है तथा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अर्थात न सिर्फ एनिमल बल्कि प्लांट के रिस्पेक्ट में भी सूची तैयार की जाती है, ठीक है। जो संकट में है प्रजाति अर्थात उनका ध्यान नहीं रखा तो वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर पृथ्वी से कुछ या सभी जातियां विलुप्त हो जाएगी तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के पेज होते हैं। एक होता है हरा पेज, इसमें जो है खतरे से बाहर की इस पेज में क्या है, खतरे से बाहर जो प्रजातियां होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और लाल या गुलाबी पेज, लाल जो है कलर उसी से संकेत कर रहा है, तो इसमें ऐसी संकटग्रस्त या खतरे वाली प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि समाप्त होने वाली हैं या उसकी कुछ ही जो जनसंख्या शेष है। तो रेड डाटा सूची जो होती है इसकी 9 सूचियां होती हैं। हम 9 सूचियों की बात कर लेते हैं। विलुप्त, जिसको हम बोलते हैं EX यानी कि एक्सटिंक्ट। एक होता है वन से विलुप्त, वंशी नहीं है ये, वन से विलुप्त है, जिसको हम बोलते हैं EW एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। थर्ड होता है अति संकटग्रस्त, जिसको CR कैटेगरी कहते हैं अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फोर्थ होती है संकटग्रस्त, जिसको EN कहते हैं अर्थात इंडेंजर्ड। फिर होती है संकटापन्न या सुभेद्य, जिसको बोलते हैं वल्नरेबल। फिर होता है निकट संकट, जिसको बोलते हैं नियर थ्रेटेंड, एंटी।
आंकड़ा पर्याप्त नहीं होता है तो जो उसमें को रखा जाता है। संकट मुक्त होता है जिसको हम एलसी कैटेगरी कहते हैं, अर्थात लिस्ट कंसर्न। एंड जो 9th कैटेगरी होती है अनाकलित की, नॉन इवेल्युएटेड, अर्थात ऐसी प्रजाति है जो कि आयुषी के संरक्षण मापदंड पर जिसका आकलन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से 9 सूची है। अब इस 9 सूची में क्या इतना स्पेशल है वो तो हम इसके लिए जो है डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही आप याद रखिए। चलिए अब हम एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शीत ऋतु में प्रवास करने वाले जंतु, जो शीत ऋतु आने पर जो है दूसरी जगह पर चले जाते हैं रहने के लिए, तो इसमें मुख्य रूप से है साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, यूरेशिया टील, पीली वॉकटेल, सफ़ेद वॉकटेल, उत्तरी शॉवेलर, रोजी पेलिकन, यूरेशियन कबूतर, जो होते हैं शीत ऋतु में प्रवास करने वाले कुछ प्रमुख जंतु हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत जो है 6 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। इस 6 अनुसूची में कुछ स्पेशल जंतु और प्लांट रखे जाते हैं, ठीक है, जो कि उनके संरक्षण को, उनको बढ़ावा देने की दिशा में कारगर प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं सूची 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से सूचियाँ होती हैं। हालांकि अब हम उसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूर्ण रूप से हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी की चर्चा करी। इसी प्रकार से पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर जो है हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।